अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नोवाज पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट नासिहा सरदार और आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं आदिल रियाज गोंदल, जिन्होंने पीएमएस क्वालिफाई किया बैक इन 2021 एंड करंटली ही इज़ सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग। तो आज के एपिसोड में बेसिकली हम बात करेंगे अबाउट द प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। इसके अलावा हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, जैसे कि हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम सीएसएस एग्ज़ाम, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या होते हैं, व्हाट सिलेबस पे हम बात करेंगे, रिक्वायरमेंट्स पे बात करेंगे, क्राइटेरियाज पे बात करेंगे, इनकी एलोकेशंस कैसे होती है, ट्रेनिंग्स कहाँ होती है। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एपिसोड। तो ये एपिसोड एंड तक देखिएगा बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स जो आगे जाके पीएमएस एग्जाम में अपेयर होंगे। सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर टुडे। Thank you very much for making time, और it's very beneficial definitely for the students, और it's my honor for me कि मैं आने वाले लोगों के लिए कुछ guidance का सबब बनूंगा। एग्जैक्टली बिकॉज मैंने नोटिस किया दैट इफ इट कम्स टू सी एस एस तो देर इज़ आई थिंक अ बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, लेकिन पी एम एस के रिलेटेड इतना शायद इंफॉर्मेशन नहीं है। सो दिस वीडियो इन दिस वीडियो इट्स गोना बी इट्स प्राइमरीली इट्स गोना बी फोकस्ड ऑन द पी एम एस। Definitely, हम अभी भी बात कर रहे थे या पहले भी कि स्टूडेंट्स आते हैं तो the first thing they ask is CSS करना है। सो जब उन्हें दिया जाता है दूसरा ऑप्शन कि यार CSS के साथ PMS की भी तैयारी करो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो ये नहीं 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 हमने PMS नहीं करना, हमने CSS ही करना। हमने सी एस एस सो करना है। वी वर लाइक दैट एज वेल। हमें नहीं पता था कि चीज़ें कैसे चलती हैं। जब आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आते हो, अकेडमीज को देखते हो, तब आपके पास एक ही ऑप्शन आता है, क्योंकि अक्सर औकात मैं अपनी बात करूँ तो हमें भी सिर्फ यही पता था कि मुकाबले का कोई इम्तिहान होता है। सो आए तो फिर समझ आई कि नहीं, अच्छा प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी भी होती है, फेडरल भी होती है, CSS PMS होता है। सो डेफिनेटली गाइडेंस बड़ी ज़रूरी है इस मामले में, कि ये भी एक बहुत वर्थ इट ऑप्शन है। तो बस आज के एपिसोड में तमाम ऑडियंस को दे वुड फाइनली कम टू नो कि पीएमएस की भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी है और बहुत से फ़ायदे इधर भी हैं आने के। तो डेफिनेटली वी आर डेफिनेटली। गोना टेल देम। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करना चाहूँगी फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा आपको पर्सनल लेवल पे जानने की कोशिश करेंगे। वेयर डू यू बिलोंग टू बेसिकली, और एजुकेशन आपने कहाँ से की? मेरा आई बिलोंग टू मंडी बहाउद्दीन, और मेरा बैचलर्स इन लॉ था फ्रॉम कायद आज़म यूनिवर्सिटी, और देन आई डिड प्राइवेट MA इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और जस्ट गॉट एलोकेटेड। और ट्रेनिंग ऑलमोस्ट मेरी स्टार्ट हुई थी बैक इन अगस्त। सो अभी बस ट्रेनिंग फेज ख़त्म हुआ तो फिर आगे हमारा यूटीशिप होती है, तो वो चल रहा है अभी बिल्कुल। ऑलराइट। सो ग्रेजुएशन के बाद और एग्ज़ाम में अटेम्प्ट देने से पहले आपने बीच में कोई जॉब वगैरह की या नहीं? बेसिकली आई वाज प्रैक्टिसिंग लॉयर, सो राइट। पहले तो नहीं मैंने की, बट वंस जब मेरा रिटन का एग्ज़ाम हो गया था, रिटन के एग्ज़ाम में और रिजल्ट आने में 3 या 4 माह का वो गैप था। एट दैट टाइम आई वेंट बैक, बिकॉज मेरे फादर लॉयर हैं, तो फिर उनके साथ प्रैक्टिस की थी 4 माह। देन रिजल्ट आ गया तो फिर इंटरव्यू की तैयारी और हर चीज़ में, उसके बाद फिर लेफ्ट दैट। राइट, राइट। तो जैसे कि आपने प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी कि ये जो पीएमएस एग्ज़ाम जिसको हम कहते हैं, ये है क्या, एंड हाउ डज इट लाइक हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन पीएमएस एंड सीएसएस? डिफरेंसेस क्या है इन दोनों एग्ज़ाम्स में? बेसिकली PMS जो है ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज को कहते हैं, और ये आपकी तमाम जितने भी प्रोविंसेस हैं, अब इनकी जो एक प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है वो इसका नाम है। आप पहले शुरू में ये होता था कि आपके पास सिर्फ एक ही ग्रुप होता था PMS के अंदर, जैसे जो डायरेक्टली आप जैसे असिस्टेंट कमिश्नर एज अ PMS ऑफिसर सर्व कर रहे होते हैं। बट ग्रेजुअली विद टाइम अब थोड़ा सा इंक्लूड करना शुरू कर दिया। सिंध ने काफ़ी ग्रुप्स इंक्लूड किए। फॉर एग्जांपल सिंध ने तो पुलिस भी ऐड कर दिया, तो DSPs वहाँ पर जा रहे हैं 17 ग्रेड में। बट व्हेन इट कम्स टू द पंजाब, तो अभी पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे पास ETOs आते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स आते हैं, AD आते हैं हमारे पास लोकल ऑडिट ग्रुप के, और इन द सिमिलर वे अब कह रहे हैं कि मजीद इसमें ग्रुप्स ऐड कर रहे हैं। बट जनरली स्पीकिंग PMS में आपके पास प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज ही आती है, और जिसके के तमाम पोर्टफोलियोज, जॉब पोर्टफोलियोज अगर देखें तो वो अलाइन करते हैं आपके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के साथ। सो अगर किसी ने आइडिया लेना है कि व्हाट PMS ऑफिसर्स डू, सो वो इट्स ऑलमोस्ट सेम एज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विद फ्यू डिफरेंसेस। राइट।
तो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेबस की बात करें, एज लिमिट यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हम इन चीज़ों को कंसिडर करें तो फिर इन दोनों सर्विसेज में व्हाट आर द कॉमन थिंग्स? कॉमन थिंग्स ये हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, आप सेम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए, एवरीथिंग इज सेम, बस ये है कि कंपलसरीज में थोड़ा सा फ़र्क है और कुछ ऑप्शनल्स चेंज है, कुछ क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है. For example, in CSS we have general science and ability, we have current affairs, and in replacement of these in PMS Punjab specifically वहाँ पर उर्दू का सब्जेक्ट आ जाता है, वहाँ पर GK का सब्जेक्ट आ जाता है, that is MCQs based जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है. और बाकी थोड़े से ऑप्शनल्स की बात करें तो ऑप्शनल की डाइवर्सिटी CSS में ज़्यादा है, PMS में कम है. सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोविंस हैं. जो ऑप्शनल्स पंजाब के हैं वो डिफरेंट हैं, थोड़े से ऑप्शनल्स जो आपके सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, KPK के हैं, उनका डिफरेंस है. पंजाब की बात करें तो यहाँ पर आपको वही 1200 मार्क्स होता है, इसमें स्क्रीनिंग नहीं होता, बट सिंध में स्क्रीनिंग होता है. जैसे अब स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गया CSS के अंदर, PMS में भी ऐसा कोई स्क्रीनिंग मौजूद नहीं है, PMS पंजाब की बात करें. राइट. सो बाकी ऑलमोस्ट तैयारी की अगर बात करें, आप क्रेडिबिलिटी की बात करें या प्रिपरेशन की बात करें, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम मेरे ख्याल से. सो एक बंदा जो PMS की प्रिपरेशन कर रहा है वो CSS भी दे सकता है, और जो CSS की प्रिपरेशन कर रहा है वो PMS भी दे सकता है, और देना भी चाहिए डेफिनेटली. मैंने खुद एक ही तैयारी से दोनों अटैम्प्ट दिए हैं और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है. राइट. तो जैसे कि CSS से रिलेटेड एक मिथ है या फिर एक फैक्ट है, मैं एक अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाह रही इस वक्त भाई, बट देयर इज़ दिस थिंग कि इट्स अ वेरी टफ एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बहुत टफ है. सो लाइक इज इट द सेम फॉर PMS एज वेल? इज इट एज टफ और कंसिडर्ड एज टफ एज CSS, और या फिर नहीं? मैं आपके लिए इस इक्वेशन को रीफ्रेज कर देता हूँ. इट्स जस्ट लाइक इफ यू वांट टू गेट एलोकेटेड इन PMS पंजाब, it's just like as tough as you if you want to get allocated in PAS or PSP in CSS. So for example, if you want to get allocated in PMS Punjab, you need at least 750 marks in your written exam, और CSS में इतने पे लोग टॉप कर जाते हैं. सो बट थोड़ा सा लिवरेज मिलता है कि 20-30 नंबर्स का आप कह सकते हो कि शायद इधर मार्क्स ज़्यादा आ जाते हो, बट सेम वही है कि उधर भी आपको 700 मार्क्स चाहिए, बीइंग द domicile of Punjab to get allocated in PAS or PSP. So वही सेम क्राइटेरिया आप अगर रखेंगे, अगर मैं उधर एम कर रहा हूँ PAS PSP के लिए, तो इधर मैं एम कर रहा हूँ PMS पंजाब के लिए, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि इन माई अटैम्प्ट मेरी 24th थी पंजाब के अंदर, आई हैड 770 मार्क्स इन माई रिटन एग्जाम. सो स्टिल रिमेंबर अभी PMS 13 आया, सो द टॉपर हैड आई थिंक 834 मार्क्स. सो वो वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाता है पंजाब के केस के अंदर, बट जैसे जैसे आपके डिफरेंट प्रोविंसेस हैं तो वहाँ पर चीज़ें डाइल्यूट होती जाती हैं. तो इट्स मैटर अ लॉट वाइल इन द कम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपका डोमिसाइल किस चीज़ का है, कौन से प्रोविंस का है. सो जितना मुश्किल मेरे ख्याल से CSS है, एज सिमिलर PMS के अंदर भी सेम सिनेरियो. आप ये नहीं, मतलब ये मिथ ज़रूर हो सकती है कि PMS तो आसान है, CSS मुश्किल है. So वो तब तक आसान है जब तक आप खुद नहीं देते. So once you get into that thing, so then you realize कि यार दोनों एक ही लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस के ऊपर बैठे हुए हैं. या एक्चुअली पूछने का जो मकसद था वो ये था कि मैंने खुद भी सुना है कि जो CSS जिन्होंने दे दिया दे कैन अपीयर इन द PMS, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना कि जो PMS जिन्होंने दिया वो CSS भी दे सकते हैं. तो लाजमी दे सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अब मैं आई बिलोंग टू PMS 12 Provincial Management Services Punjab. मेरे 6 बैच फेलोज दे आर alongside me they cleared CSS 2023. 2 of our seniors cleared it. एक हमारे ऊपर वाले बैच में they cleared it. अराउंड मैं अभी अंदाज़ा लगा रहा था कि PMS KPK, PMS सिंध और PMS पंजाब के इन CSS 2023 we are 20 PMS officers जिन्होंने रिटर्न क्लियर किया हुआ है. So I don't think so कि इस तरह का कोई डिफरेंस है कि जो CSS दे सकते हैं वो PMS के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन PMS वालों का उतना कैलिबर नहीं है कि वो CSS नहीं दे सकते. मेरे ख्याल से जब आप तैयारी के फेज़ में आते हो, चीज़ों के फेज़ में आते हो, तो सेम आपका क्राइटेरिया होता है और सेम ही चीज़ें होती हैं, और फिर जब सर्विस में जाते हो तो फिर तो ऐसा कोई डिफरेंस रहता ही नहीं है. या और जैसे आपने कहा कि PMS में ऑप्शन सब्जेक्ट्स की वैरायटी कम है एज़ कम्पेयर टू द CSS एग्ज़ाम, और मार्क्स आपके एक जैसे रहते हैं. सो मुझे तो लगता है कि शायद PMS थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है फ्रॉम द CSS. मेरे ख्याल से PMS की एलोकेशन इज़ नॉट दैट मच ईजी. द रीज़न वाई हमारे
आउट ऑफ 37,000 पीपल 538 स्टूडेंट्स वर जो कि रिटर्न क्लियर किया था जिन्होंने, बट हमारे पास सीट्स थी 39, सो वो रेशो बहुत बढ़ जाती है। सेकेंडली फिर थोड़ा सा ऑप्शन ये भी इशू आता है कि आपको थोड़ा सा देख के रखना पड़ता है। जब मैंने ऑप्शंस अपने सेलेक्ट किए तो मैंने थोड़ा सा देख के रखे थे कि यार एटलीस्ट कल को अगर पीएमएस देना पड़े, आई वाज आल्सो द वन जो कहता था कि पीएमएस नहीं देना, सो अगर पीएमएस देना पड़े तो मैं सब्जेक्ट चेंज ना करूँ। फॉर एग्जांपल इन पीएमएस पंजाब इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है, बट मैंने दैट इज द रीजन व्हाई आई चोज पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस था। सो ये कुछ थोड़ी सी चंद चीजें आपको देखनी है। अगर आप पीएमएस केपीके देना चाह रहे हैं तो वहां पर तो आईआर है, सो आपको फिर वो वहां पर इशू नहीं आता। सो थोड़ा सा चॉइस ठीक कर ले तो मेरा नहीं ख्याल फिर डिफिकल्टी रहती है उस सेंस में कि अगर आप अच्छे तरीके से जा रहे हैं। और क्रेडिबिलिटी मैंने लोगों की देखी है कि जो क्रेडिबल बंदे हैं, जिन्होंने पास किया है, जो अच्छा तरीके से जिन्होंने तैयारी की है, उनका सीएसएस भी क्लियर है, पीएमएस भी क्लियर है। हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं ये। राइट। तो जहाँ तक कि अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का तो मुझे आपकी बातों से आइडिया हो गया कि लाइक इट्स डिफरेंट फॉर दी डिफरेंट पीएमएस, जो मतलब डिफरेंट प्रोविंसेस के जब ये एग्ज़ाम्स होते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में वेरिएशंस हैं। सो ये वेरिएशन कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी है या कंपलसरी सब्जेक्ट सारे प्रोविंसेस के लिए एक जैसे हैं? नहीं, उधर भी चेंज है, उधर भी इवन मार्क्स का भी चेंज है कि हमारे अब पीएमएस पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पर सीएसएस से डिफरेंट दो सब्जेक्ट्स हैं, वन इज उर्दू एंड सेकंड वन इज बेसिकली जीके। इधर पाकिस्तान अफेयर्स है, देयर कॉमन सब्जेक्ट जिसको पाकिस्तान स्टडी कहते हैं। सो वहाँ से थोड़ा सा बच्चों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डिफरेंस क्रिएट किया करें, व्हाट इज पाकिस्तान स्टडी एंड व्हाट इज पाकिस्तान अफेयर्स। सो बाकी इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश ऐसे, द मॉन्स्टर, द प्रेसी, एवरीवन, ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ये हर जगह मौजूद हैं। और बाकी जो आपके कुछ वेरिएशंस अब सिंध के अंदर उर्दू के साथ जो है वो सिंधी का ऑप्शन है। इन द सिमिलर वे केपीके पीएमएस इज मोर लाइक सीएसएस। बलूचिस्तान में जीबी के चले जाएं, एजेके में चले जाएं तो वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट 150 नंबर के भी पेपर्स हैं, उनके कम्युलेटिव ऐसे के इंग्लिश के पेपर्स होते हैं। सो वो वेरिएशंस हैं थोड़ी बहुत, बट सब्जेक्ट और जो उसके अंदर जो सिलेबस है दैट रिमेन सेम। वो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग एडजस्ट करना पड़ता है, बाकी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। राइट। तो जो कैंडिडेट्स है जो आगे जाके पीएमएस के एग्जाम्स दे रहे हैं, अभी तो पीएमएस पंजाब का भी आई थिंक इट्स वेरी नियर, अनाउंस नहीं हुआ, लाइक इट्स गोना बी वेरी नियर, एक्सपेक्टेड इन मिड जून। ऑल राइट। पीएमएस के भी सुनने में आया कि इट्स एक्सपेक्टेड। तो हाउ शुड अ कैंडिडेट प्रिपेयर फॉर द रिटन पार्ट? पहले तो इंटरव्यूज़ का तो फिर बाद में होता है, आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करते हो। सो लाइक व्हाट हैज़ बीन योर स्ट्रेटजी थ्रू आउट द प्रिपरेशन एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द कैंडिडेट्स? मेरे ख्याल से जो पहली स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो नोट्स मेकिंग की होनी चाहिए। सो नोट्स मेकिंग इस तरह नहीं हो सकती कि आप कोई भी किताब उठाएं और नोट्स मेकिंग हो जाए। फॉर दैट रीज़न सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना पड़ेगा, और आई कैन बेट के 90% स्टूडेंट्स को आप 6 महीने हो जाते हैं तैयारी करते हुए, बट उनको पता ही नहीं होता सिलेबस क्या है। सो दे टोटली रिलाई ऑन अकेडमीज एंड इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर पढ़ा रहा है बस वही हम तैयार करेंगे, दैट्स इट। सबसे पहले तो वो प्रिंट आउट ले लें अपने सिलेबस का, जो भी उनका रिस्पेक्टिव पीएमएस है। जब वो प्रिंट आउट ले लेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सिलेबस का। देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कि आप बुक्स कौन सी ले रहे हैं। ऑलवेज गो फॉर प्राइमरी बुक्स, जो प्राइमरी सोर्सेज है। नेवर एवर गो फॉर द सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज आर वेरी हेल्पफुल इन अ सेंस कि आपको पता चलता है कि किस एक्सटेंट तक, किस स्कोप तक आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना है या कितना तैयार करना है, बट ऑलवेज रिलाई ऑन प्राइमरी सोर्सेज। देन द नेक्स्ट स्टेप, जब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली तो उसके बाद आपको पास पेपर्स निकालने पड़ेंगे। दैट इज सेम फॉर सीएसएस एंड पीएमएस, कोई खास फर्क नहीं है। सो पास पेपर्स से मुराद ये नहीं होता 2 साल के पास पेपर, इट मीन्स 20 years ऑफ पास पेपर्स। जितने आपको मिल जाते हैं, 10 साल के मिलते हैं, 15 के मिलते हैं, 20 के मिलते हैं, बट मिनिमम 10 साल के तो। सो जब आप पास पेपर्स निकाल लेते हो तो उसके बाद नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस, लेट्स से। सो द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर इज प्लाटो। सो अब आप प्लाटो को पकड़ते हो, आपको पता चल गया कि प्लाटो इज इन द सिलेबस, बट प्लाटो की तो कई बुक्स हैं, रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है, लॉज है। सो आपने क्या करना है, आपने पास पेपर्स की ओरिएंटेशन चेक करनी है कि यार एग्जामिनर कहाँ तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ये अकल वालों के लिए निशानी है कि जो एग्जामिनर है उसने हमेशा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। सो यू वुड सी कि यार 5-6 तरह की ओरिएंटेशन में सवाल खत्म हो रहे हैं उसके, राइट। सो प्लाटो को पढ़ें, बट उस एक्सटेंट तक पढ़ें। इन द सिमिलर वे आपको कंपल्सरी, फॉर एग्जांपल लोगों को करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स का इशू होता है, इस्लामिक स्टडीज का इशू होता है,
सो पास पेपर्स विल रिफ्लेक्ट देम कि यार किस हद तक ये जा सकता है. करंट अफेयर्स पाकिस्तान, करंट अफेयर्स इसमें तो है नहीं, तो पाकिस्तान स्टडीज़ का भी उसी तरह स्कोप नहीं है पाकिस्तान अफेयर्स की तरह कि कंटेम्प्रेरी उसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते. ज़्यादा पोर्शन प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन से आता है. जब हिस्ट्री बेस्ड आता है. यस, व्हेन इट कम्स टू द पीएमएस, और हिस्ट्री बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी भी सेम ओरिएंटेशंस होती हैं. सो पास पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जब आपने वो कर लिया, देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स. आप एक वो एनालिसिस बिल्ड कर लें कि यार इस पोर्शन में से इस डोमेन में ये सवाल आया. देन कम्स टू द नोट्स पोर्शन. हम सबसे बड़ी गलती नोट्स में ये करते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाते हैं. तो पता चले कि एक वन ऑफ द स्टूडेंट्स केम टू मी और उसने मुझे कहा कि सर मैंने ना ईरान सऊदीया डील पे एक नोट्स बनाया. मैंने कहा अच्छा लो चेक करवाओ, ये चेक कर लें. बिलीव मी, उस बंदे ने 150 सफ़ों में नोट्स बनाए हुए थे. मैंने कहा यार तुमने कल को अपने जहन में ये सोचो कि यार जब आपने नोट्स इस तरह बनाओ कि कल को दिन में 2 पेपर्स होने हैं, एंड यू वुड हैव अराउंड 3 hours ऑन एवरेज टू रिवाइज अ पर्टिकुलर पेपर. सो ऐसे नोट्स बनाओ जो 3 घंटे में रिवाइज हो सके. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप शॉर्ट नोट्स की तरफ जाओ, लॉन्ग लेंथी नोट्स की तरफ ना जाएं. 1 पेजर नोट्स जिनको आप कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक फिलोसफर है तो उसको 1 पेज के नोट्स, एक टॉपिक है तो उसके 1 पेज के नोट्स, पॉइंटर्स बनाओ, रेफरेंसेस ऐड करो. वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका प्रिपरेशन फेज. ऑलवेज रिमेंबर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बंदा एवेलुएशन और रिटन प्रैक्टिस के बिना जा रहा है, अगर वो पास हो रहा है तो उसका छक्का लग रहा है, वरना नहीं पास हो सकते आप. सो ऑलवेज गो फॉर सम मॉक सीरीज. नो मैटर व्हाट एकेडमी यू ज्वाइन, हज़ारों किस्म के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं. सो आप मॉक सीरीज की तरफ जाओ, या कोई ऐसा बंदा पकड़ो जो आपकी वैल्यूएशन करे. वैल्यूएशन हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब फॉर दी CSS PMS मेंटोर्स, क्योंकि ये हो नहीं रही. सो वो जब हो जाएगी आपकी, तो आप इस सारे फेज से गुजरेंगे, तो द डे यू विल सिट इन योर एग्जाम, आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता था, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो. द सेम स्ट्रैटजी हैज़ बीन ऑफ माइन कि मैंने अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ऑलमोस्ट 180 मॉक्स अटैम्प्ट किए थे, और उसमें से कुछ नोआ के मैंने चोरी भी अटैम्प्ट किए थे. तो वो कोई और नाम लिख के भी मैं यहाँ पे अटैम्प्ट कर जाता था. कोई एकेडमी में जो मिलती थी मैं उसके पेपर अटैम्प्ट कर जाता था. सो ये डेफिनेटली इंकरेजमेंट नहीं है कि आप छुप के आके दें, बट फीस दे के भी आप जो है वो दे सकते हैं. सो बट मॉक्स दें, एवेलुएट कराएं, और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पे छोड़ दें. ये आपकी जो एफर्ट है, मेरा ये मानना है कि दैट इज़ 90%. बाकी 10% जो है वो अल्लाह की डेफिनेटली रज़ा है. सो अगर आपकी किस्मत में हुआ, इफ़ यू वुड बी अमंग द चूजन वंस, तो अल्लाह इस तरह आपको उन सारे लोगों में से निकाल के रख देगा कि आप परेशान हो जाओगे कि यार मेरे व्हाई मी. सो दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर द प्रिपरेशन. राइट. तो उसको अपने ऑडियंस के लिए अगर हम समराइज करें, सो बेसिकली पास्ट पेपर इज़ द बेस्ट गाइड. तो सबसे पहले आप सिलेबस उठाएं, सिलेबस देके उसके बाद गो फॉर द सोर्सेज. जैसे आपने कहा प्राइमरी सोर्सेज को ज़्यादा कंसल्ट करें, सेकेंडरी सोर्सेज को आप सेकेंडरी ही रखें. और इसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं और इसके बाद रिटन प्रैक्टिस करें. गो फॉर दी टेस्ट सीरीज एंड मॉक एग्जाम्स. राइट. तो आपको नहीं लगता कि एक बच्चे को लॉन्ग नोट्स बनाने चाहिए और बाद में उसको कंसाइज करने चाहिए? दे शुड गो डायरेक्टली फॉर दी शॉर्ट नोट्स. मेरा ये मानना, बिल्कुल यही मानना है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर वो बंदा, आप एक कैंडिडेट हो ना, तो यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क. सो स्मार्ट वर्क, हम ये स्मार्ट वर्क समझते हैं कि शायद अंदर से टॉपिक उठाने हैं, कोई वो करने हैं. नहीं, स्मार्ट वर्क ये होता है यू नीड टू कम्प्रीहेंड थिंग्स. आप जो आपके पास बुक्स हैं आप डायरेक्टली उनसे शॉर्ट नोट्स बना लो, रेदर देन दिस कि आप पहले लॉन्ग नोट्स बनाओ. फिर कोई वो लोग रिकमेंड करते हैं कि फिर जरा मजीद शॉर्ट करो, फिर उसको मजीद शॉर्ट करो, फिर 1 पेजेस तक. तो फिर उसके लिए आपको 2 साल चाहिए. फिर आप 6-7 माह की तैयारी वाला अपना निज़ाम छोड़ देंगे. 6-7 माह में ये काम हो सकता है. सो मेरे लिए अगर कोई आइडियल लेंथ को मेरे से पूछे तो वही लेंथ इस तरह की होनी चाहिए कि 2 months फॉर दी नोट्स, 2 months for the preparation, and 2 months for the 2 months for the notes, 2 months for the preparation, and 2 months for the mock exams. तो 6 माह के अंदर आप you would easily be able to do it. Right. तो मुझे तो लगता है कि हमें नोट्स मेकिंग पे भी एक वीडियो बना लेनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा एक मसला जहाँ तक मैंने नोटिस किया है वो ये है कि वो शायद एक जगह से देख के दूसरी जगह लिखने को वो नोट्स कहते हैं. नहीं, लिखने की एक प्रोसेस को वो नोट्स मेकिंग कहते हैं, विच ऑफ कोर्स इज नॉट द नोट्स मेकिंग. नोट्स मेकिंग के तो अपने तरीके, अपनी स्ट्रेटजीज है. सो आई थिंक वी शुड मेक अनदर वीडियो ऑन दैट एज वेल. आई विल शो माय नोट्स एज वेल, बट मैं दूंगा नहीं किसी को. So they have to pay for that? No. अच्छा, वो not for sale purpose. That's not for sale. Only for guide. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे से नाराज हैं
और सिर्फ इस वजह से कि मैं नोट्स नहीं देता। तो आपने अपनी नोट्स का क्या करना है? तो वो मैंने इंशाल्लाह किसी दिन जो है ना या म्यूजियम में रखवा देना या उसको खत्म कर देना। चले, बट आप दिखाइएगा फॉर द गाइडेंस पर्पज sure, एटलीस्ट। sure, तो इंशाल्लाह हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे। अभी आऊँगी इंग्लिश पे, सिंस आपने भी मेंशन किया द बीस्ट द मॉन्स्टर, जिससे स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं। अगर इंग्लिश से वो डीमोटिवेट हो जाए तो फिर तो कहते हैं कि हमने अपीयर ही नहीं होता। अगर इंग्लिश ऐसे ही फेल करना है तो फिर बाकी तो फ़ायदा नहीं है। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर द इंग्लिश ऐसे? मेरी इंग्लिश ऐसे और पैसी की वो स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से सारे शायद इंस्टीट्यूट मेरे से नाराज़ हो गए, मेंटोर्स नाराज़ हो गए। मेरा बड़ा सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आपने अगर CSS का ऐसे पास करना है, PMS का ऐसे पास करना है, ऑलवेज रिमेंबर 3 थिंग्स। आपने 3 जगह से उसकी गाइडेंस लेनी है, इसके अलावा किसी से नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिलेबस। इफ़ यू लुक इनटू द सिलेबस ऑफ PMS एंड CSS, सिलेबस के अंदर कैटेगोरिकली मेंशन्ड होता है कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड करता है। स्टूडेंट कहते हैं सर वो तो 3 लाइनें लिखी हुई हैं, उसमें से क्या कुछ है। यू वॉन्ट बिलीव कि एक एक वर्ड के अंदर हज़ारों हज़ारों निशानी है कि वो क्या चेक करता है। वो आर्गुमेंटेशन चेक करता है, वो आपकी आर्टिकुलेशन चेक कर रहा है। हम ये समझते हैं कि शायद ऐसे लिखने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी फ्लोरी लैंग्वेज चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स इंग्लिश चाहिए, और कोई ऐसी अंग्रेजी चाहिए जो एग्जामिनर बेचारा भी ना पढ़ सके। हालांकि इंग्लिश ऐसे अगर आपने पास करना है, यू नीड टू हैव वेरी सिंपल इंग्लिश दैट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट और दैट मस्ट बी रेलेवेंट इन नेचर। अब होता क्या है, टॉपिक आ जाता है, हम उसको इंटरप्रेट गलत करते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता होता हूँ कि जैसे हमारा 2023 का CSS का पेपर था। सो उसमें एक टॉपिक था कि ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। सो लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग को मिसकंसीव किया ऑनलाइन एजुकेशन के साथ, और पूरा ऐसे खराब कर दिया। फिर बाहर निकल के वो नारे मारते हैं सर बड़ा अच्छा पेपर हो गया है, और होता क्या है गलत। जेंडर इक्वालिटी डिफाइन करते हैं, इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल। अब एटलीस्ट बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन में भी थर्ड जेंडर आते हैं, ट्रांसजेंडर आता है। सो वहाँ पर भी मसला करते हैं। फिर इररेलेवेंट लिखते हैं। आप देखें कि जो सवाल पूछा गया उसके अलावा वो हमने सब लिखना है जो हमें आता है। सो मैं वो गाइड, आप पहले अपना सिलेबस निकालें। सेकंड, ऐसे के पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखें। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जामिनर रिपोर्ट्स। एग्जामिनर रिपोर्ट्स देखें। कोई भी बंदा, मिस्टर आदिल ABCD, कोई भी मेंटोर, इफ telling you something, guiding you something that does not align with these 3 things, the syllabus, the question instructions in the question paper, the examiner reports, समझ ले झूठ बोल रहा है। बड़ी कैटेगरी, with due respect to every mentor, to every institution। अगर कोई किसी की गाइडेंस इन 3 चीज़ों के साथ अलाइन नहीं कर रही तो वो फॉलो ना करें, क्योंकि हमें अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को इस तरफ ले के नहीं आते हम लोग। उसकी वजह यह है कि शायद पता नहीं क्या माइंडसेट है, बट स्टूडेंट्स की भी गलती है कि वो खुद भी नहीं करते। ये तो अपने हाथ में है ना कि FPSC ने अपनी साइट के ऊपर सिलेबस भी दिया हुआ है, पास पेपर्स भी दिए हुए हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट्स भी दी हुई हैं। सो इंग्लिश में अगर आपने पास होना है तो ये 3 काम कर लें कि इन तीनों पे गाइडेंस लेनी है। कोई भी मेंटोर ज्वाइन करें, नो मैटर, बट ये 3 के साथ उसे अलाइन करवाएं। नेक्स्ट थिंग, एवेल्युएशन एंड प्रैक्टिस। नो मैटर आपकी हार्वर्ड से डिग्री है, नो मैटर आपकी किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री है, या आपने घर में बैठ के प्राइवेट पढ़ा हुआ है, जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपकी एवेल्युएशन नहीं होगी ना। एवेल्युएशन में 2 मसले हैं। हम या तो किसी ऐसे टीचर के पास चले जाते हैं जो सिर्फ ग्रामर को देखता है, या तो हम किसी ऐसे टीचर के पास चले जाते हैं जो सिर्फ कंटेंट को देखता है। सो गो फॉर सच टीचर जो कि कंटेंट के साथ साथ रेलेवेंसी ऑफ द कंटेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंटेंट के साथ साथ आर्गुमेंटेशन के साथ साथ आपकी ग्रामर को भी देखे। जब ये दोनों चीज़ें अलाइन होगी तो यू वुड बी ऑन द राइट ट्रैक, और फिर कोई मसला नहीं है। ऐसे इज़ नॉट समथिंग कि जो एक ऐसी चीज़ है, हवा बना हुआ है जस्ट, उसकी वजह मिस गाइडेंस है कि आप एक, जैसे वो अमूमन हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर आप किसी इलाके में चले जाएं तो हर किलोमीटर के बाद ना लहजे बदलते हैं। तो आप CSS PMS के एकेडमीज में चले जाएं तो हर किलोमीटर के बाद पैटर्न बदलते हैं, फॉर्मेट बदलते हैं। तो बच्चे बेचारे ना दरमियान में खड़े होकर परेशान हो जाते हैं कि करना क्या है। तो उसका हल सिंपल ये है कि आप इन 3 चीज़ों से गाइडेंस लो। जो टीचर आपको इन तीनों के साथ अलाइन होता नजर आए ना, समझ लो कि वो बंदा राइट ट्रैक के ऊपर है। राइट। आपने कंटेंट बात की, जैसे कि कुछ टीचर सिर्फ कंटेंट,
तो कंटेंट से मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि जैसे सीएसएस का एग्ज़ाम ऑब्वियसली एवरीबडी से इट्स रिटन एग्ज़ाम, तो आपको रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन कुछ लिखने के लिए यू नीड टू हैव समथिंग इन योर माइंड, यू नीड टू स्टडी, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो वो कंटेंट गैदर करने का अगर आप ऑडियंस को बता दें कि हाउ शुड दे गैदर कंटेंट, बिकॉज अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात हम करें तो शायद दैट्स नॉट वेरी टफ, लेकिन ऐसे का कंटेंट एक स्टूडेंट कैसे गैदर करें? उसका बड़ा आसान हल है, आप एक फैक्ट बुक बनाएं और फैक्ट बुक के अंदर आप डिफरेंट डोमेन्स जो हैं, जो रेलिवेंट डोमेन्स हैं, 12-13 डोमेन्स बनती हैं, उसमें आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स, ऐसे तीनों कवर हो जाते हैं। वो डोमेन्स निकाल लें, आप एक छोटी सी डायरी पे थोड़ा सा खर्चा करें और 5-6 साइट्स जो है ना, पेजेस, वो आप हर डोमेन के लिए छोड़ दें। फॉर एग्जांपल डोमेन क्या है, एजुकेशन, इकोनॉमी, ये सारी डोमेन्स होती हैं। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन, आईआर, फॉरेन पॉलिसी, आपकी टेक्नोलॉजी, जेंडर, क्लाइमेट चेंज, यही मेन डोमेन्स है जिसमें सारा कुछ चल रहा होता है, एनर्जी, तो इसमें इन्वायरमेंट, इनके डोमेन्स कर लें। देन अब आपकी रेलेवेंसी आती है कि मैं आई वॉज द पर्सन जिसने पहली दफ़ा कहा कि डॉन पे टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि अब दिस इज समथिंग शॉकिंग फॉर दी कैंडिडेट्स एज वेल कि डॉन, सारे टीचर्स कहते हैं डॉन। मैं ये नहीं कहता कि न्यूज़पेपर ना पढ़ो, मैं ये कहता हूँ कि वो उसको मिसकंसीव किया जाता है। मैं कहता हूँ डॉन नहीं पढ़ो, मेहरबानी करो एक काम करो, एक प्रेस रिव्यू आता है उसके अंदर उन्होंने कंपाइल करके ना महीने बाद सारी द नेशंस हैं ये सारी, उनको कंपाइल करके डोमेन वाइज आई प्रेस रिव्यू ISPR का आता है, उसमें वो कंबाइन करके आपको दे देते हैं, महीने बाद वो एक लो, ताकि आपने पढ़ने तो एडिटोरियल्स ही होते हैं। अब हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर लिखवाई होती है, उसमें से आते हैं पहले वो वाला सफ़ा निकालते हैं कि जो एडिटोरियल्स वाला है, या जैसे लेटर टू द एडिटर इज़ वेरी गुड थिंग, सो वो निकालते हैं, बस वो ही पढ़ते हैं और सारा दिन उस पर ज़ाया करते हैं, पढ़ते कुछ भी नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप उस तरह जाओ। सेकंड, देयर इज अ ऐप, अब ये भी प्रमोशन हो जाती है ऐप की, लेकिन मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो देयर इज अ ऐप कॉल्ड कौशी, वहाँ पे ना उन्होंने इंटरनेशनल, नेशनल जितनी भी न्यूज़पेपर्स हैं वो सारी कंपाइल करके रखी हुई है। सो यू जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ ऑन योर मोबाइल, तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हो। दैट्स मोर लाइक प्रेस रिव्यू, राइट? यस, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो वो आपको मिल जाता है, प्लस आपके पास काफ़ी रिसर्च टैंक्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनकी तरफ आप जा सकते हो। ये डिफरेंट आपका कंटेंट बिल्ड करते हैं। बाकी देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स, जिनकी जहाँ से आप निकाल सकते हो। CSS के या PMS के ऐसे का कंटेंट आपके 12 बाकी 10 सब्जेक्ट से निकलना है। So you don't worry about it कि यार मैंने कुछ सेपरेट इसके लिए कंटेंट तैयार करना है। Because that's the only subject, अगर आप CSS का सिलेबस देखते हैं तो बाकी तो सारे सब्जेक्ट्स में they have recommended you books, आप यहाँ से पढ़े इस सब्जेक्ट के लिए, that's the only subject जिसमें वो जैसे स्टूडेंट्स, आपने कहा कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो तो 3 लाइनें ऊपर है, तो that's the only subject जिसमें सिर्फ 3 लाइनें हैं, बाकी शीट सारी ब्लैंक है, तो there are no recommendations, nothing. So आपने स्ट्रैटेजी बताई कि फैक्ट बुक बनाए, और हाँ, that would help a lot। वो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी रेफरेंसेस में काम आएंगे, राइट? हाँ, सो वो थोड़ा सा उसमें कंटेंट आपका बन जाता है, कुछ आपको बेसिक नॉलेज आ जाता है, कुछ आपके पास फैक्ट शीट आ जाती है, सो वो एक बड़े अच्छी विन विन सिचुएशन बन जाती है। और नॉट इतना ना करें कि लेंथी हो जाए। आजकल वैसे आप एक और काम कर सकते हैं, आसान हल है, ChatGPT को इस्तेमाल करें। जस्ट गिव ChatGPT के यार मुझे ये डोमेन्स हैं, इस पे मुझे 15 फैक्ट चाहिए, 15 कोटेशंस चाहिए, 15 ये चाहिए, इट विल मेक यू अ बुक फॉर यू। और उसको निकालें, कंपाइल करें, प्रिंट करें, कोई एक बंदा जो है सदका जारिया तौर पे बाकी सारे कैंडिडेट्स में जो है बांट दें, सो वो भी काम हो सकता है। मेहनत कर लें या वो कर लें, दोनों काम हो सकते हैं। हाँ, ChatGPT इज अ गेम चेंजर, बट उसमें एक मसला ये भी है ना, इट्स नॉट अपडेटेड। नो, उसमें आप उसको अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दो और फिर थोड़ा सा पेड वर्जन ले लो ना, अच्छा, आई हैव नो आइडिया। सो वो इसका प्रीमियम वर्जन आता है, दैट इज अपडेटेड एज वेल, तो उसका इस्तेमाल, बट डोंट रिलाई ऑन इट, डेफिनेटली क्रॉस चेक इट, क्योंकि अक्सर औकात वो ऐसा होता है कि जो उसके पास फैक्ट नहीं होता वो खुद से बना के भी दे देता है। सो वो जस्ट लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो वो खुद जो है ना फेक एविडेंसेस भी देता है। सो थोड़ा सा क्रॉस चेक करना लाजमी। वो आसान तरीका है ना कि आपको 15 मिनट में वो मिल जाएगा, बट उस पे वो जो टाइम आपने बनाने पे इन्वेस्टमेंट करना है, वो आप फिर क्रॉस चेक करने पे इन्वेस्ट कर लो, सो फिर आपको वो भी एक फ़ायदा हो सकता है। ChatGPT से मेरे माइंड में एक मीम आई है वो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ना हर एक चीज़ पूछ रहे होते हैं उससे, तो वो ChatGPT आगे से रिस्पॉन्स करता है कि यू हैव बीन आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डोंट यू लिसन इन क्लास? तो we have started like over depending on the ChatGPT, which is again not a good thing. आपकी वो brainstorming abilities को affect करता है। help ले, don't rely on it. So coming towards the interview phase, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? what tips and tricks you would give to the students? Is it like again like CSS interview? It's different.
ऑलमोस्ट फेज सेम होते हैं बट थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफरेंट करनी पड़ती है बिकॉज इन CSS आपके पास थोड़ा सा लिवरेज ज़्यादा होता है टू गेट एलोकेटेड बट इन PMS यू हैव वेरी लेस लिवरेज टू गेट एलोकेटेड मतलब अगर यहाँ पर आपके CSS का अगर रिटर्न क्लियर है तो यू हैव 70 to 80% चांसेस टू गेट एलोकेटेड बट इन PMS यू हैव अराउंड 10 to 20% चांसेस टू गेट एलोकेटेड सो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है बट PMS का जो फेज है इंटरव्यू का जैसे अब CSS इवॉल्व करता है हर साल इसी तरह PMS को इवॉल्व करता है बट इसको जनरली डिवाइड किया गया है 3 फेजेस के अंदर पहले जो फेज है बेसिकली दैट इज रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट जो PMS के अंदर पहले कुछ रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं लाइक CSS वो तो CSS में भी होते हैं सिमिलरली उसमें थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह आता है कि कभी कभार जैसे इधर कमांड टास्क अब खत्म हो गया CSS में पहले ये होता था उधर भी कमांड टास्क पहले से था ही नहीं सो इट हैज चेंज्ड इटसेल्फ इनटू द ग्रुप डिस्कशन जो पहले उधर भी होती है राइट सो इधर कमेटीज 5-7 लोगों की होती हैं PMS में कमेटीज थोड़ी 12-13 लोगों की होती हैं सो थोड़ा सा ग्रुप का चेंज आता है सो आफ्टर द रिटन साइकोलॉजिकल तो आपको अगला जो फेज आता है दैट इज योर स्पोकन साइकोलॉजिकल उसमें ये होता है कि आपकी ग्रुप डिस्कशंस होती हैं आपकी एक्सटेम्पोर स्पीचेस होती हैं एंड फिर देन पैनल ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको इंटरव्यू करते हैं then comes the next phase that is your viva that is your final interview so ये is just similar to the CSS but still वहाँ पर थोड़ा सा difference आता है depends upon the panel like PMS पंजाब for the last 2 years वहाँ पर उसके जो psychological assessment है उस पर बड़ा वो लोग focus कर रहे हैं like CSS इस साल वो कह रहे हैं कि दोबारा से psychological की तरफ shift कर रहे हैं so वो ये जो था ना इम्बेद के दी psychological assessment does not matter at all so वो काम खत्म हो गया हुआ सो अब वो एक फेज पे सिंस जैसे आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है लोग थोड़ा सा इस तरफ चल पड़े सो अब ये चीज़ पे फोकस उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया बट स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन द पैनल कि अगले साल पैनल किस तरह का आता है मे बी वो उस पर इतना ज़्यादा फोकस ना कर रहा हो बट जनरली स्पीकिंग उसका यही फेज रहता है तो साइकोलॉजिकल जब असेसमेंट होती है तो उसमें भी लाइक कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो सकता है या फिर इनके कोई फाइनल स्कोर्स बनते हैं जो इकट्ठा आता है बट उसमें ये होता है कि अमूमन फिर जो अंदर से खबरें आती हैं वो ये आती हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे बैच में 538 रिटन जो क्वालिफायर्स थे आउट ऑफ दैट 290 समथिंग और 270 जो कैंडिडेट्स थे दे गॉट फेल्ड इन इंटरव्यू फेज right in PMS Punjab so when asked तो बताया गया कि it was because of their negative psychological assessment so impact पड़ता है उसका काफ़ी सारा impact पड़ता है same goes for this year as well तो मेरे ख्याल से वो लेकिन बताते नहीं है कि आप साइकोलॉजिकल में फेल हुए हो या बस जस्ट ये आता है कि इंटरव्यू में या स्कोर कम आता है तो आपको पता चल जाता है कि मेरा रगड़ा लगा हुआ है या फिर आप वैसे ही फेल कर दिए जाते हो सो जनरली स्पीकिंग वो अलग से कोई नहीं है कि एक फेज है कि जी साइकोलॉजिकल पास करना है तो फाइनल इंटरव्यू में जाना नहीं वो जस्ट लाइक CSS आपने सारे इकट्ठे करने होता है फाइनल एलोकेशन लिस्ट लगती है उसके राइट सो आफ्टर द फाइनल एलोकेशन जैसे कि CSS के साथ मैं बार बार इसीलिए कंपेयर कर रही हूँ ताकि जो हमारे ऑडियंस है उनको ये डिफरेंस क्लियर हो जाए सो जैसे CSS में जब आपकी फाइनल एलोकेशन होती है उसके बाद दे गो टू लाहौर फॉर द कॉमन ट्रेनिंग और इसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सो फाइनल एलोकेशन में PMS के बाद व्हाट्स द होल सिनेरियो आई विल बी रिस्ट्रिक्टिंग टू द PMS पंजाब स्पेसिफिकली क्योंकि मैंने खुद वो ट्रेन किया सो जब PMS ऑफिसर्स एलोकेट हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी अपनी प्रोविंशियल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो आते हैं हर एक प्रोविंस का अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इफ़ यू टॉक अबाउट पंजाब तो हमारे पास वहाँ पर MPDD है दैट इज़ मैनेजमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इट्स बेसिकली अ डिपार्टमेंट और PIMPD डिपार्टमेंट है जिसके अंदर MPDD काम करता है सो MPDD के अंदर आपकी PMS ऑफिसर्स की 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है सो बेसिकली उसके अंदर हमारे जो PMS ऑफिसर्स हैं अगर उस स्पेसिफिकली उस ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं इट्स जस्ट लाइक CTP और STP मोर लाइक STP नॉट लाइक CTP सो उसमें ये होता है कि आपके मॉड्यूल्स होते हैं फॉर एग्जांपल हमारे 12 मॉड्यूल्स होते हैं एकेडमिक मॉड्यूल्स होते हैं रेंजिंग फ्रॉम द लॉ टू द पब्लिक एक्ट टू द फाइनेंस इकोनॉमी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑफिसर टू लर्न तो वहाँ पर उसको बताया जाता है देन उसके बाद फाइनल असेसमेंट होती रहती है साथ साथ इसके साथ साथ अटैचमेंट्स होती हैं कुछ हमारी लाइक PMS ऑफ पंजाब के अंदर 1 वीक ऑफ मिलिट्री अटैचमेंट 1 वीक ऑफ डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट 1 week of Tehsil attachment in the Lahore district and then a country study tour. So these are some और इसके साथ साथ sports week and everything वो आपके जो भी extra curriculars और वो सारे होते हैं.
सो आफ्टर द 6 months एंड्स, उसके बाद जी आपकी आफ्टर द पासिंग आउट, तो हम फिर उसके बाद हमारी अलग से कोई STP नहीं होती, यही हमारी STP कंसीडर होती है। इसके बाद हम डायरेक्टली फील्ड में आ जाते हैं। सो वी आर UTs फॉर द 6 months, फॉर द नेक्स्ट 6 months। सो इन दैट सिनेरियो पहले ये होता था कि आप 3 माह ACUT आते थे पहले, देन यू गो बैक टू द सेक्रेटरीट, तो आपको किसी एक डिपार्टमेंट में अटैच कर दिया जाता था लेटर ऑन, आप फिर उधर ही सेक्शन ऑफिसर हो जाते थे। बट दिस ईयर चूंकि पास के अंदर थोड़ा सा चेंज आया, उनकी भी सेक्रेटरीट अटैचमेंट ली गई, तो हमारी सेक्रेटरीट अटैचमेंट पहले कर दी गई। 3 माह अब हम सेक्रेटरीट अटैचमेंट पे होते हैं, उसके अंदर आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ पंजाब में रोटेट किया जाता है ऑन वीकली बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इन माई फर्स्ट वीक विद द लोकल गवर्नमेंट, then I went to P&D, then finance, then services wing. So in this way every week 3 months हम जो है रोटेट होते हैं। जस्ट ये कि लोग जो ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको पता चल जाए कि एक्चुअल चीज़ें चल के आ रही हैं ग्राउंड्स में। देन आफ्टर 3 months, तो ये 9 month हो गए, तो आफ्टर 9 months ऑफ योर यूटीशिप एंड द ट्रेनिंग, यू गो इन टू द फील्ड एज असिस्टेंट कमिश्नर UT। तो आप डिस्ट्रिक्ट विद DC आप अटैच हो जाते हो, सो वो फील्ड का आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है। So after 1 year, ये जब टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो then you serve as section officer for 1 year. That is a compulsory thing for the PMS officer. तो इस तरह इनके वो 2 साल कंपनसेट किए जाते हैं with the pass officers, जो कि वो उधर से CTP करते हैं, STP करते हैं, then 6 months of UTship करते हैं। राइट। तो एज अ सेक्शन ऑफिसर जब आप 1 साल सर्व करते हैं, उसके बाद यू गो टुवर्ड्स द, Yes, then आप फील्ड में आ जाते हो। राइट राइट। इस एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, सो जैसे CSS एग्ज़ाम का तो एक फिक्स स्केड्यूल है, हर साल फरवरी के महीने में ये एग्ज़ाम होना होता है, एवरीबडी नोज दैट। PMS की अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, सो दीज एग्ज़ाम्स आर नॉट ऑफन वेरी फ्रीक्वेंट, लेकिन ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे कि शायद आप कह रहे थे कि अब पंजाब का फ्रीक्वेंट हो गया है, तो उसके बारे में ऑडियंस को बताइएगा। डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन प्रोविंसेस के उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कितनी जल्दी इसको करती हैं रोटेट। जहाँ तक PMS पंजाब की बात है, इट हैज़ बीन फ्रीक्वेंट फॉर द लास्ट 5 to 6 years। सो हमारा 1 साल स्किप हुआ था अंदर बैक इन 2021, बट वो कंपनसेट हो गया इन अ सेंस कि अभी फॉर एग्जांपल आई गॉट एलोकेटेड इन अप्रैल लास्ट ईयर, तो मुझे अभी एलोकेट हुए 1 साल हुआ है, तो 1 साल के अंदर नाउ द नेक्स्ट बैच हैज़ ऑलरेडी बीन एलोकेटेड, तो उनकी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होने लगी है। उसके बाद जो अगला उससे अगला बैच है वो अनाउंस हो चुका हुआ है। सो इट क्लियरली शोज कि हर साल एक बैच नया आ रहा है। सो अब इस तरह फिक्स टाइम नहीं दिया गया कि फरवरी के महीने में ही या किसी एक महीने में ही अमूमन होता है, बट अगर मेरे से कोई फ्रिक्वेंसी चेक करे तो ये जून जुलाई वाला महीना इज बेसिकली PMS पंजाब महीना, बट वो कोई फिक्स नहीं है, जस्ट लाइक CSS। राइट। तो अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर मैं आपसे पूछूं, सो व्हाट आर द like the promotion opportunities when it comes to the career growth, तो under provincial government इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट के अंदर जो ये प्रमोशन की डिबेट है ये बड़ी पुरानी है, और इट हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, स्पेशली कि यार इनकी प्रमोशन नहीं होती। देयर यूज्ड टू बी द टाइम जब पता 15 16 साल लगते थे PCS ऑफिसर्स को टू बिकम असिस्टेंट कमिश्नर्स, बट थिंग्स हैव चेंज लॉट जब से वो आपका PCS PSS जो है मर्ज होके PMS की शक्ल में आया। सब चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं। अब प्रमोशन का सिर्फ फ़र्क इतना रह गया कि जो PMS ऑफिसर्स हैं दे अंडरगो अ ट्रेनिंग फ्रॉम 17 to 18 व्हिच बेसिकली CS ऑफिसर्स डोंट। सो उनकी अल्टीमेटली जो टाइम पीरियड होता है, अगर आप टाइम प्रमोशन का टाइम है जो स्टैट्यूट में लिखा है दैट इज सेम फॉर द PAS एंड PMS ऑफिसर्स, बट फ़र्क ये आ गया कि जब हमारी ट्रेनिंग होती है PMS ऑफिसर की फ्रॉम 17 to 18, सो चूंकि कैपेसिटी इतनी नहीं होती ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो वी हैव टू वेट फॉर अराउंड 2 to 3 years एक्स्ट्रा। सो फॉर दैट रीज़न हमारा थोड़ा सा प्रमोशन लेट होता है। बट अगर ये समझें कि वो 5 years और 6 years ऑफ सर्विस के अंदर 18वें में जा रहे हैं, so it takes around 7, 8 or 9 years for a PMS officer to get into 18। so with time ये एफिकेट हो रहा है, बिकॉज अब आगे जाके इन्होंने सर्विसेज विंग ने भी ये डिसाइड किया कि अब हम बैच की जो लेंथ है वो सेम कर देंगे, सो दैट के अगले प्रमोट होते जाए तो पीछे से स्पेस बनती जाए। सो अभी के लिए ये सिनेरियोज हैं, थिंग्स विल डेफिनेटली गेट चेंज फर्दर। और एक डिफरेंस जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, स्टिल फॉर द टाइम बीइंग देयर इज नो 22nd grade even in the law for the PMS officers, so that is another difference with regards to that। Right.
सो अभी तो मुझे ख़ुद पीएमएस के बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया है, थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो जितने भी हमारे ऑडियंस है, स्पेशली जो कैंडिडेट्स है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन सच वीडियोज़ बिकॉज़ यही से उनको सारी गाइडेंस मिलती है। सो बल्कि चले उससे पहले मैं आपके माइंड में एक ऑल ऑफ सडन एक और क्वेश्चन आया है, जब आपने अपनी तैयारी की लाइक दैट आपने खुद से किया, यू जॉइंड एनी एकेडमी फॉर दैट? मैंने मेरा जो जर्नी है वो बड़ी डिफरेंट है। मैंने इन माय 6th सेमेस्टर, जब मैं छठे सेमेस्टर में था, डिड लॉ फ्रॉम कायद आज़म। सो समर ब्रेक में मैंने एकेडमी ज्वाइन की टू जस्ट हैव एन आइडिया कि भाई चल क्या रहा है। सो तब मैंने इसी एकेडमी को ज्वाइन किया था और उस वक्त आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे नहीं पता था कि चीज़ें चलती कैसे हैं। सो व्हाट आई डिड, आई टुक क्लासेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्शनल्स। सो मैंने 24 to 26 ऑप्शंस की क्लासेस ली थी। सो हालांकि वो अलाउड नहीं होता, लेकिन मैं कोऑर्डिनेटर्स को थोड़ा सा दा लगा के निकल जाता होता था। सो देन आफ्टर माय डिग्री आई डिसाइडेड, वो जो टाइम था 2 साल का, आई डिसाइडेड ये कौन से ऑप्शंस लेने हैं। सो देन उसके बाद आई जॉइंड नंबर ऑफ अकेडमीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कोई अकेडमी नहीं छोड़ी, कोई टीचर नहीं छोड़ा, लेकिन सबको मैंने सिर्फ एवेल्युएशन सिखाई है। मतलब मैंने आप नेम एनी एकेडमी इन दिस स्पेसिफिकली इन इस्लामाबाद, मैंने वो सारी एकेडमीज के पास गया हूँ। नेम एनी टीचर जो इस्लामाबाद में है उनके पास गया हूँ। और इसके अलावा कुछ चंद बड़े टीचर्स हैं लाहौर के जिनके पास मैंने, फॉर एग्जांपल रज़ी आब्दी साहब जो है, इज़ वेरी सीनियर टीचर और वेरी रिस्पेक्टेबल। और एक बंदे की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने भी मेरे पे बड़ा एहसान किया था। 2-3 मेरे एसेस जो हैं उन्होंने, आई एम वेरी थैंकफुल, उन्होंने चेक किए थे। दैट वाज वेरी ग्रेट गाइडेंस फ्रॉम हिम। सो मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट वन इंस्टीट्यूट गाय। मुझे जिस एकेडमी से जो मिला, जिस मेंटोर से जो मिला, मैंने ले लिया। सो वो जो मेरी जर्नी थी वो मैंने 6 माह सेल्फ स्टडी की और एवेल्युएशन की करवाई। तो देन आई अपीयर्ड इन द एग्जाम। तो ये आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, जो आपका प्रेपरेशन फेज का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को लाइक कंसिडर करते हुए आप एस्पिरेंट्स को क्या मशवरा देंगे? बिकॉज एस्पिरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लाइक ईदर दे शुड लाइक गो फॉर द एकेडमी या फिर वो सेल्फ स्टडी करें। तो ये कन्फ्यूजन एस्पिरेंट्स के माइंड में रहती हैं। सो बेस्ड ऑन योर ऑन एक्सपीरियंस आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू कैंडिडेट टू कैंडिडेट, वेरी करता है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो कहता है कि यार ये वैसे एक फैशन भी, अब एकेडमी हैज बिकम अ फैशन, अ लाइफस्टाइल फॉर द कैंडिडेट्स एज वेल। सो वो कहता है कि जब तक दिमागी तसल्ली नहीं होती, जब मैं उधर बैठ के चीज़ों को देखो, उन्होंने भी कोई लुकमा आपके मुंह में नहीं डालना। they will definitely guide you और आपको बताएंगे कि करना क्या है। So if you have someone जो कि आपको गाइड कर सकता है, तो फिर तो आपको जरूरत नहीं है। बट मेन थिंग इज कि एकेडमी ज्वाइन करने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ना है। एकेडमी ज्वाइन करने का मकसद ये होना चाहिए कि मैंने प्रैक्टिस और एवेल्युएशन करानी है। हमारा थोड़ा सा ना फोकस शिफ्ट हो गया कैंडिडेट्स का। हम एकेडमी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बस लेक्चर्स दें, हम बैग पकड़ें, घर चले जाएं। राइट। अकेडमी से आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यार ये आपका रिटर्न चेक करें, एवेलुएट कराएं, आपकी प्रैक्टिस करें। सो उस चीज़ के लिए आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। आई डेफिनेटली रिकमेंडेड। हाँ, कोई ऐसा बंदा जो कहता है कि मैं सेल्फ स्टडी पे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, मुझे पता था कि यार मैं 6 महीने खुद लगाऊंगा, मैं टीचर्स से एवेलुएट कराऊंगा। टीचर्स हैज़ बीन वेरी नाइस विद मी कि उन्होंने मुझे बड़ा टाइम दिया। मैंने टीचर्स को, ऐसे टीचर्स को पकड़ के टाइम लिया जो बेचारे कहते थे कि ये पता नहीं जान क्यों नहीं छोड़ रहा हमारी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। तो वो अब इस तरह के टीचर पकड़े जो आपको वैल्यूएशन करते हैं या मेरी तरह ढीठ हो जाए थोड़ा सा। सो आपको फायदा होगा डेफिनेटली। सो उस चीज़ के लिए आप जरूर ज्वाइन करें। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, इतना आपने डिटेल में पीएमएस के बारे में सारा कुछ बताया। इन द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जितने कैंडिडेट्स अभी अपेयर हो रहे हैं, जैसे कि पीएमएस पंजाब का भी एग्ज़ाम इट्स लाइक अराउंड द कॉर्नर, तो उनके लिए आप एक पीस ऑफ एडवाइस अगर देते हैं। बिल्कुल जी, पीस ऑफ एडवाइस बड़ी सिंपल सी है। ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने भी फॉलो की हैं, आप भी फॉलो करें। और अबव ऑल मैं जिस चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ वो दैट इज़ फियर ऑफ फेलियर। मुझे मुझे याद है CSS 2024 होने वाला था, तब भी मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कॉल्स की। अभी PMS होने वाला, स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, लोग रो रहे होते हैं कि यार सर हमें नहीं पता, हम फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो मैं उनको सिंपल सी एक बात करता हूँ, उस पर वो मेरे आगे से हंसने लग पड़ते हैं और बाद में शायद उन्हें बुरा भी लगता होगा, सर बेइज्जती करते हैं। सो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाओगे तो अभी आप, तो अगर पास हो गए तो आप कुछ ना कुछ बन जाओगे, अफसर बन जाओगे, 17वें ग्रेड के कोई भी अफसर बन जाओगे। लेकिन अगर आप फेल हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बस जिधर खड़े हो उधर ही खड़े रहोगे ना। अभी आप कौन सा 28वें ग्रेड में या 21वें ग्रेड में कोई कमिश्नर लगे हुए हो। सो इट्स बेटर कि बस आप मेहनत करें,
अपना फुल दें। द डे मैं जिस दिन पहले दिन पेपर में बैठा था, मेरे अंदर से आवाज़ आई थी कि बस इससे ज़्यादा आदिल तुम मेहनत नहीं कर सकते थे। सो आपके अंदर से अगर ये आवाज़ आ गई ना, तो अल्लाह विल डेफिनेटली ब्लेस यू। तो बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, वो मालिक का काम जो है वो फल फूल लाना, लावे या ना लावे। सो सिंपल सी बात है, आप अल्लाह पे बिलीव करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच आदिल, दिस वाज रियली इन्फॉर्मेटिव। मुझे खुद पर्सनली सारी चीज़ों की समझ आ गई है, और नेक्स्ट टाइम जब आप इस्लामाबाद आएंगे, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग एन एपिसोड विद यू ऑन नोट्स मेकिंग, बिकॉज एक्चुअली आई हैव बिन पार्ट ऑफ दिस सिस्टम फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है कि बच्चों को पता चले कि नोट्स मेकिंग आपने कैसे करनी है। वहाँ पे आप जैसे जिस स्पीड से स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो पर्सनली आई डोंट लाइक दैट एज वेल। सो वी विल डेफिनेटली हैव एन एपिसोड ऑन। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, Sure, कि sure. हमारी मिस हो गई है, वो ये है कि हमने मोटिवेट ही नहीं किया कि बच्चों को पीएमएस करना क्यों चाहिए। सो उसकी थी 2 मोटिवेशंस है, मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था। द फर्स्ट मोटिवेशन इज पोस्टिंग इन योर ओन प्रोविंस, कि आपको प्रोविंस से बाहर जाके सर्व नहीं करना पड़ता। एंड सेकंड, स्पेसिफिकली फॉर पीएमएस पंजाब, so we get double pays as compared to CSB officers. So I'm not mentioning definitely the digit, but we get like 200% of the pay they are getting. So ये 2 perks हैं PMS में आने के लिए, और definitely it's a very good group. बस जिसको डिनाइल में रहना है वो बेशक डिनाइल में रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट मैटर्स। if money is coming, a lot of money is coming, we are happy. It's not that lot of money, but it's way better money than comparison. Relatively, obviously, yeah. Relatively, it's way better actually. So thank you so much for coming today. It was like really great talking to you. Thank you, thank you very much. For all those who are watching, thank you so much. If you like today's episode, do share it with your friends and don't forget to like it. See you in the next one. Allah Hafiz.